हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र एंड होलोग्राफी के बारे में। फोर्थ यूनिट है आपकी। और यहाँ पर लेज़र और होलोग्राफी में यहाँ पर हम लेज़र से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम कुछ लेज़र्स की बात करेंगे, रूबी लेज़र, CO2 लेज़र, हीलियम नियॉन गैस लेज़र, और बाद में होलोग्राफी की बात करेंगे। तो लेज़र की हमें ज़रूरत क्यों हुई, लेज़र की हमें आवश्यकता क्यों हुई। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल एनर्जी सोर्स की बात करें, लाइट सोर्स की बात करें, जैसे हम अपने घर में ये अक्सर यूज़ करते हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, है ना, सन है, इन सब से आने वाला लाइट जो होता है ये कैसा होता है, कोहेरेंट नहीं होता। कोहेरेंट को हम लास्ट टॉपिक्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि जो लाइट हमें मिल रहा है वो लाइट क्या है, उसकी जो फेज़ होती है वो फेज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। अगर हम एक सिंगल सोर्स की भी बात करते हैं तो सिंगल सोर्स किस प्रकार से लाइट इमिट करता है। जब हम किसी सिंगल सोर्स, सपोज़ करो कोई बल्ब है, तो उस बल्ब को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। सपोज़ कीजिए ये आपका बल्ब है ना, और ये बल्ब का जो है फिलामेंट है, और हम किसी एनर्जी सोर्स से, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस के बीच में फिलामेंट लगा हुआ होता है। ये जब हम क्या करते हैं, इस बल्ब को एनर्जी देते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, जो इसके एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में वो जाते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब वो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से कोई एटम है, ये इसको एनर्जी मिली है, एनर्जी मिलने से ये अपनी हायर स्टेट में जाएगा, और यहाँ पर ये 10⁻⁻⁸ सेकंड तक क्या करेगा, स्टे करेगा। और इसके बाद में वापस क्या करेगा, ये अपने लोअर एनर्जी स्टेट में लौटेगा। और जब वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या करेगा, एक फोटोन जिसकी एनर्जी hν होगी, उस hν एनर्जी के फोटोन को इमिट करेगा। मतलब वापस लौटते समय कुछ फ्रीक्वेंसी की वेव को क्या करेगा, ये जनरेट करेगा ऐसे। और ये कोई इन्फिनिटी लेंथ की वेव नहीं होती है, ये कुछ टाइम डेल्टी तक फैली हुई ही ये कोई एक वेव होती है। इसके बाद ये वेव क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक साथ बहुत सारे एटम्स ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं और लोअर एनर्जी स्टेट में वापस से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, लौटते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में किसी भी प्रकार से कोहेरेंसी नहीं होती है, कोहेरेंसी इनके बीच में नहीं होती है। मतलब कौन सा एटम कब लौटेगा और किस टाइम पर लौटेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब एक एटम लौटा था तो उसने ऐसी एक जो पल्स को जनरेट किया था, वेव पल्स को, उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा कोई एटम मान लिया अगर लौटता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो कोई दूसरा यहाँ से क्या करता है, यहाँ से पल्स जनरेट करता है ऐसे। तीसरा लौटेगा तो तीसरा कोई जो है यहाँ पर ये पल्स को जनरेट करेगा ऐसे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि एक तो ये पल्स एक फिक्स टाइम तक फैली हुई है, इन्फिनिटी लेंथ की नहीं है, और इनके बीच में किसी प्रकार से भी कोहेरेंसी नहीं है। जो वेव जहाँ ख़त्म होती है एक एटम्स के द्वारा, तो दूसरी वेव वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं और से स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ खत्म हुई, दूसरी वेव फिर क्या है, कहीं और से वो स्टार्ट हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि ईच एटम जब नीचे लोअर स्टेट में ट्रांजैक्शन करता है तो कुछ वेव पल्स को जनरेट ये करता है, जो कुछ डेफिनाइट लेंथ तक ये फैली हुई होती है, और इन वेव्स पल्स के बीच में किसी प्रकार से भी कोहेरेंसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने वाले जो अपने एटम्स हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पर कोहेरेंसी नहीं होती। कौन सा एटम कब लौटेगा इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमारे पास में हमें पूरा एक वेव नहीं मिलता है, बल्कि हमें यहाँ पर एक वेव पैकेट मिलता है, जिसको हम फर्स्ट यूनिट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम इनको एक कंप्लीट वेव न मानते हुए हम इसको क्या करते हैं, एक वेव पैकेट के रूप में मानते हैं ऐसे ये, और बोलते हैं कि सर वेव पैकेट चलता है, और ये वेव पैकेट आपका इस तरह से जनरेट होता है। तो वेव्स वेव पैकेट के रूप में चलती है। ये तो हमने एक सोर्स की बात करी। तो ऑब्वियसली जब एक सोर्स के एटम्स के बीच में ही कोहेरेंसी नहीं है, तो दो सोर्सेस हैं उनके बीच में तो कोहेरेंसी होना यहाँ पर इम्पॉसिबल होता है।
ये जो वेव्स निकली हैं, ये वेव्स क्या करती हैं, ये वेव्स जो है भाई सपोज करो एक एटम लौटा तो उसकी इंटेंसिटी आपकी I1 थी, दूसरा एटम लौटा तो उससे निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी I2 थी। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, जो लाइट की टोटल इंटेंसिटी होती है इन सब इंटेंसिटी के एडिशन के इक्वल होती है। अगर n एटम यहाँ से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब इस प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम नंबर ऑफ एटम्स n हो, तो उस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ टोटल इंटेंसिटी होगी वह इन सब इंटेंसिटियों के एडिशन के इक्वल होगी, जिनके बीच में किसी भी प्रकार से कोहेरेंसी नहीं होगी। और ये कभी भी वेव्स जो आपके पल्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर इनके बीच में किसी भी प्रकार से कोई कोहेरेंसी नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इन वेव्स का जब सुपरपोजिशन होगा तो किसी पॉइंट पर क्या होगा, इंटरफेरेंस की यहाँ पर रिएक्शन होगी। हम पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस को, ये सब वेव्स इंटरफेरेंस कर सकती हैं और यहाँ पर इंटरफेरेंस के बाद में या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब जो है आपका संपोषी, और दूसरा या फिर वो डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी व्यतिकरण हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और साथ ही साथ बिकॉज इनके बीच में किसी भी प्रकार से कोहेरेंसी नहीं है तो किसी मीडियम के एक ही पॉइंट के ऊपर कभी तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब इंटेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, बट हम उसे मेज़र नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर उसको देखने के लिए ये चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। हमारी आंखें वही चेंजेस देख पाती हैं जो 1 सेकेंड के 1/10 टाइम तक होती है हमारी आइज़ पर। इसके बाद में इस टाइम के बाद एक नया इमेज बनना चालू हो जाता है और ये जो चेंजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1/100 या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते और हमें एक जैसा लाइट ही मिलता है, बट एक्चुअल में होता ये है कि वहाँ पर कंटिन्यूसली इंटेंसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी होती है सभी जो आपके जितने भी सोर्सेस हैं, जो एटम्स हैं, उन एटम्स की जो भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, उसके मल्टीपल और जो एक वेव की इंटेंसिटी और उसके मल्टीपल के इक्वल होती है। तो टोटल इंटेंसिटी यहाँ पर जो हमारे पास में ये हो जाती है। बट हम यहाँ से अगर चाहते हैं तो ऐसा लाइट चाहते हैं जो कोहेरेंट हो, तो इस लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेस बना सकते हैं जिनके बीच में कोहेरेंसी हो, है ना। तो वो सोर्सेस जो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, है ना। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई इन एटम्स की ये कह सकते हैं फेज़ है ना। इन एटम का जो फेज़ है, जो डायरेक्शन, जो पोजीशन है, ये सब क्या होता है, फेज़, पोजीशन, ये टाइम पर डिपेंड करता है। इन एटम्स के ऊपर जाना, ऊपर से नीचे लौट करके आना, तो ये जो भी इनका टाइम है, ये जो फेज़ होता है, जो इन वेव्स का जो वेव जनरेट हो रही है, ये इनकी जो पोजीशंस होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड करती है और टाइम के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। बट हम कोई ऐसा सोर्स चाहते हैं जो जिसकी फेज़ और जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वे सोर्सेस होते हैं जिनके बीच में एक फिक्स फेज़ होती है या फेज़ डिफरेंस इनके बीच में 0 होता है और हम ये कह सकते हैं कि टाइम पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो इस कंडीशन में ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं और ऐसे सोर्सेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेज़र के रूप में। लेज़र के रूप में हम ऐसे सोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब लेज़र सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कैसे होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने वाले और यहाँ से यहाँ लौटने वाले में अगर कोई फोटोन आपका निकला है तो वो फोटोन यहाँ से जो और एटम्स आएंगे तो उन सब के फोटॉन्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ सेम फेज में रहेंगे। जो पोजीशन, इनकी इंटेंसिटी पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, जिससे हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी यहाँ पर क्या होगी, ज़रूर नहीं होगी और हम एक लॉन्ग बीम को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक शार्प बीम को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला लाइट है, उसकी जो आपका एम्पलीट्यूड E1 है, यहाँ से यहाँ तक आने वाली लाइट का, एक लाइट का एम्पलीट्यूड E1 है, दूसरी लाइट का एम्पलीट्यूड E2 है, तो इस कंडीशन में टोटल एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, यदि n एटम आपके इस प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं तो E डैश इजिकल टू कितना बन जाएगा आपका, NE1 बन जाएगा। और हम जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है, वह जो होती है आपकी इस E डैश के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I इजिकल टू इसका स्क्वायर मतलब N स्क्वायर E
और ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर की ई स्क्वायर हो जाएगा और ई स्क्वायर इजिकल टू कितना बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा। मतलब यहाँ से जो लाइट मुझे मिला है लेज़र सोर्स से, वो इस सिंपल सोर्स से मिलने वाली लाइट का क्या है, एन मल्टीपल है। देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर मैं इसको रखूँगा तो ये एन मल्टीपल लाइट मुझे मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसी लाइट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कैसी हो, कोहेरेंट सोर्स हो। कोहेरेंट से मतलब ये है कि उनका फेज और उनकी पोजीशन टाइम पर डिपेंड ना करे। तो इस प्रकार के सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं और वो लाइट होता है आपका लेज़र लाइट होता है। अब लेज़र लाइट में कुछ प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, कुछ प्रोसेस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो लेज़र लाइट में 3 प्रोसेस मेनली यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होती है। पहली प्रोसेस जो इसकी होती है वो होता है आपका जो है एब्सॉर्प्शन, है ना। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें। पहली प्रोसेस जो होती है आपकी एब्सॉर्प्शन होता है ना। पहली प्रोसेस जो होती है आपकी वो अवशोषण, एब्सॉर्प्शन होता है। एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण, पहली प्रोसेस होती है इसकी। सेकंड जो प्रोसेस होती है इसकी, सेकंड प्रोसेस इसमें क्या होती है, और वो होती है आपकी स्पॉन्टेनियस इमिशन। सेकंड क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये 3 प्रोसेस हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है आपके पास में स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन, और यहीं से हमारी लेज़र की डेफिनेशन बनेगी स्टिम्युलेटेड इमिशन से। पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है भाई। एक तो लेज़र में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक तो 3 प्रोसेस होती है, एब्सॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है और स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है। तो ये एब्सॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्सॉर्प्शन के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 एनर्जी लेवल्स ले लेते हैं। एनर्जी लेवल आपके पास में ये है एन एनर्जी लेवल, और ये हमारे पास में एम एनर्जी लेवल। इसमें जो एटम्स हैं उन नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इसमें nm है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n है। जो हायर एनर्जी स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसमें ये अपन कह देते हैं। इसकी एनर्जी में बोल देता हूँ em है। इस वाले की एनर्जी लेवल कितनी है, em है, और इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, En है। अब कोई एक्सटर्नल लाइट, कोई एक्सटर्नल फोटोन E इजिकल टू एच न्यू यहाँ पर अगर ऑपरेट होता है, और जिसकी एनर्जी किसके, इन दोनों एनर्जी डिफरेंसेस के इक्वल होती है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस के इक्वल होती है। मतलब मैं लिख सकता हूँ En माइनस em अपॉन में h। em लोअर एनर्जी लेवल, En हायर एनर्जी लेवल है। तो जब कोई इस फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन जिसकी एनर्जी इतनी है, जब यहाँ पर ऑपरेट होता है तो लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम होता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और हायर एनर्जी स्टेट में ये 10⁻⁻8 सेकेंड स्टे करने के बाद में वापस से ये क्या करता है, नीचे की तरफ लौटता है, और जो है कुछ फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ से क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जब नीचे लौटता है तो इतनी एनर्जी का क्या कर सकता है, ये यहाँ पर फोटोन जनरेट कर सकता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टिमुलेटेड के द्वारा होती है। इसे अपन स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी के फोटोन का जो एब्सॉर्प्शन हुआ है इस एटम के द्वारा, उसी ने तो इसको स्टिमुलेटेड किया है, एक्साइटेड किया है, तो इसको स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन भी कह देते हैं, बट नॉर्मली इसको एब्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कोई E इजिकल टू एच यू, जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर या इससे ज़्यादा हो, जब वो स्ट्राइक करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट का जो एटम होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड रिवॉल्व करने के पश्चात, वहाँ पर रहने के पश्चात, है ना, स्टे करने के आफ्टर, वो वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में लौटता है और कुछ एनर्जी को क्या करता है, वापस से इमिट आउट करता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की जो प्रोबेबिलिटी की जो रेट होगी, ये दोनों एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करती है। जो भी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है इस ट्रांजैक्शन की, प्रोबेबिलिटी
इस ट्रांजैक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो डिपेंड करती है बोथ एनर्जी लेवल्स पर, है ना। जो बोथ एनर्जी लेवल्स हैं, इन बोथ एनर्जी लेवल्स पर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। डिपेंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादा फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजैक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है, एक फोटोन आया तो एक एटम गया। अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी और एनर्जी इतनी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाले जो एटम्स हैं उन एटम्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि इन स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन करने वाली जो एटम्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक तो ये दोनों एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करती है। और हम ये जानते हैं कि नंबर पर सेकेंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो उसको अपन इंटेंसिटी कहते हैं। आई न्यू का मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया है ना, मतलब इंटेंसिटी न्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं पर यूनिट सेकेंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, या इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन इन पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड में ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड में कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगी। इसका मतलब कि जो यहाँ पर आने जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी जो है, जो यहाँ पर इंटेंसिटी हो रही है एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से अभी फिलहाल हायर एनर्जी स्टेट में ही जा रहा है, अपन इसी को यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने वाले एटम्स का जो नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक जाने वाले एटम्स की प्रोबेबिलिटी है बोथ एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है, और पर सेकंड जो इंटेंसिटी जो होती है वो पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है जो आपकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ना, और ये जो आई न्यू होती है यह किसके इक्वल होती है, C इंटू यू न्यू के इक्वल होती है। यू न्यू क्या है आपका, यू न्यू कहलाता है यहाँ पर ये है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, है ना समझ में। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने वाले एटम्स की प्रोबेबिलिटी बोथ एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है और इक्वल होती है किसके, सी और यू न्यू के। यू न्यू आपका क्या कहलाता है, तो यू न्यू यहाँ पर नाम दिया क्योंकि यू जो एनर्जी है ये न्यू पर डिपेंड कर रही है, और इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, या सिर्फ एनर्जी डेंसिटी भी इसको अपन यहां पर कह सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पर ये बिल्कुल डिपेंड कर जाती है। तो ये आपका यूनिट बनता है, मतलब जो इंटेंसिटी होती है पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटॉन इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी जो होती है सी और यून्यू के मल्टीपल की इक्वल होती है। यून्यू स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी के बारे में आप जानते ही हैं, तो इस तरह से अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में पर यूनिट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, पर यूनिट टाइम पर जो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम पर जो ट्रांजैक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रांजैक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब P, और कहां से कहां तक ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, M से N तक, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आपकी यू न्यू के। ये भी हम कह सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी बहुत एनर्जी लेवल पर डिपेंड कर रही है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटॉन पर डिपेंड करती है, और ये इस दोनों के मल्टीपल के इक्वल होती है। मतलब इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है,
है ना। और नंबर ऑफ फोटॉन इंटेंसिटी भी डिपेंड कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो पर यूनिट टाइम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होती है m/n, वह भी इस u पे डिपेंड करती है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इस कांस्टेंट को आइंस्टीन ने नाम दिया था BMN, BMN इंटू u न्यू, इक्वेशन फर्स्ट। जहां BNM क्या है, MN, BMN क्या है, M से N में आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो BMN क्या है, आइंस्टीन्स एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ये एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट कहता है और आइंस्टीन्स का एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट ये कहलाता है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि जब कोई E विजिकल टू एच न्यू एनर्जी का फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के जो है डिफरेंस के इक्वल होती है, इस लोअर एनर्जी स्टेट के फोटोन के एटम पर ऑपरेट होता है, तो इस कंडीशन में ये एटम एक्साइटेड होता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और हायर एनर्जी स्टेट में अगर यहाँ पर हम ये कह दें कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से यहाँ तक जाने वाले एटम्स की प्रोबेबिलिटी, तो वो एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन इंटेंसिटी भी डिपेंड करते हैं और इंटेंसिटी आपकी जो है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी भी डिपेंड करती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी इस यू न्यू पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से BNM हमने लिखा है, BNM एक कोफिशिएंट है जिसे अपन आइंस्टीन्स एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। इसको याद रखना, ये M से N में ट्रांजेक्शन के लिए है। मतलब M से N में ट्रांजेक्शन एनर्जी लेवल्स पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन में ये है कि आपका जो ये एनर्जी लेवल है N एनर्जी लेवल, ये M एनर्जी लेवल, अब जो एटम्स यहाँ गए थे वो यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड स्टे करने के बाद में क्या करते हैं, ये वापस से ट्रांजेक्शन करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में। और जब लोअर एनर्जी स्टेट में ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, अगेन ये किसी फोटॉन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इमिट होने वाले फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन बोथ एनर्जी लेवल्स पर ही डिपेंड करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने वाले जो एटम की प्रोबेबिलिटी होती है, N से M में आने वाले जो एटम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, इन बोथ एनर्जी लेवल्स पर ही डिपेंड करती है। ये इंसिडेंट फोटॉन पर डिपेंड नहीं करती। इंसिडेंट फोटॉन तो उसको सिर्फ लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में लेके जा रहे थे, बट स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्वतः उत्सर्जन। तो स्वतः उत्सर्जन में जब आपका एटम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वो जो लाइट इमिट हो रहा है उस लाइट की इंटेंसिटी या यहाँ से यहाँ तक आने वाले एटम्स की जो प्रोबेबिलिटी है जो लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं वो से भी दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। वह डिपेंड नहीं करती कि कितने फोटॉन इस पर ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि अपन स्पॉन्टेनियस इमिशन की स्वतः उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। तो H एनर्जी का फोटॉन मिल गया और ये फोटॉन का निकलना इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों एनर्जी का लेवल का डिफरेंस कितना है, न कि इस बात पर कि इंसिडेंट फोटॉन्स आपके कितने हैं। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि PNM इजिकल टू ANM, मतलब कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो N से M में जो एटम्स का ट्रांजेक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक फिक्स टाइम में एक फिक्स इमिशन ही यहाँ पर होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के बराबर लिख दिया ANM के बराबर, और ANM फिर से यहाँ पर कोफिशिएंट कहलाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट है ANM, और ANM क्या बनेगा, ये बनता है आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। आइंस्टीन का है ये भी, आइंस्टीन्स स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज इसमें बन जाती है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट ही हमारे पास में बन जाता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है। तो इसको इक्वेशन सेकंड नाम देके छोड़ दूं मैं। थर्ड आता है हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, आइंस्टीन ने ये कहा कि
जो एटम्स यहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं ना, ये ऑपरेट होते हुए एटम्स इस तरह से, तो ये एटम्स ज़रूरी नहीं है कि हर, ये जो आपके फोटॉन्स आ रहे हैं एच न्यू एनर्जी के फोटॉन्स, ये एच न्यू एनर्जी के फोटॉन और नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये हर एटम को एक्साइटेड करें, हर एटम को एनर्जी दे करके ये हायर एनर्जी स्टेट में भेजें। और ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे फोटॉन्स यहाँ हैं, कुछ फोटॉन्स ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर जा करके इसके साथ कोलिजन कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो जब फोटॉन्स इस एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट एटम के साथ कोलिजन करते हैं, तो एटम के साथ कोलिजन करने पर क्या होता है कि जब ये एटम के साथ कोलिजन कर लेते हैं और कोलिजन करने के बाद में इनकी एनर्जी एच न्यू होती है, और जब ये एटम आपका लोअर एनर्जी स्टेट में लौटता है तो उसकी एनर्जी, उससे इमिट होने वाले फोटॉन की एनर्जी भी एच न्यू होती है। इसका मतलब कि जो फोटॉन ऑपरेट हुआ था ये, और जो फोटॉन इसके यहां ट्रांजैक्शन से इमिट हुआ है वो, उन दोनों में क्या होता है, यहां पर सेम फेज हो सकती है। जितने भी एटम्स, जितने भी फोटॉन्स ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे एटम्स यहां पर जो है इस एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में भाग लें। कुछ फोटॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में भी चले जाते हैं और हायर स्टेट में प्रेजेंट किसी एटम के साथ कोलिजन करते हैं। इस प्रकार से जो एटम अब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में लौटता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी इस पर इंसिडेंट, इससे कोलिजन करने वाले फोटॉन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई फेज रिलेशन हो जाता है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है या टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाता है, और ये अब पोजीशन और आपकी जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है इसकी कोहेरेंसी, इसकी फेज। तो इस कंडीशन में दोनों सोर्सेस कैसे होते हैं आपके, ये हो जाते हैं जो है कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो इस प्रकार का इमिशन स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या है। तो स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या है, यदि कोई एटम हायर एनर्जी स्टेट में है और हायर एनर्जी स्टेट में ही हम इसके ऊपर एक फोटॉन को इंसिडेंट करा दें, तो इससे इमिट होने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इस पर कोलिजन करने वाले इस हायर एनर्जी स्टेट में ऑपरेट होने वाले फोटॉन की इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। इस प्रकार से तो एक एटम की बात करी हमने, अगर बहुत सारे एटम हैं तो बहुत सारे मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, सेम फेज के कोहेरेंट यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएंगे, सोर्सेस मिल जाएंगे, और यहाँ पर उनके बीच में कोहेरेंसी होगी, और इस प्रकार से हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के इमिशन को स्टिम्युलेटेड इमिशन कहते हैं। और यहाँ पर आइंस्टीन ने ये कहा है कि जो आपका ये स्टिम्युलेटेड इमिशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, n से m में प्रोबेबिलिटी, ये डिपेंड करती है एक तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पर, और साथ ही साथ ये डिपेंड अगेन करती है इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन पर। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो डिपेंड कर रहा था इंसिडेंट पर, ये डिपेंड नहीं कर रहा था क्योंकि ये तो क्या था, आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन था। यहां से यहां तक एक फिक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकल रहे थे, फिक्स नंबर ऑफ एटम ही ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो ये तो कांस्टेंट इसकी जो है रेट थी। बट यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक फोटॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और फोटॉन ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस फोटॉन की एनर्जी और यहां से यहां तक आने पर निकलने वाले फोटॉन की जो एनर्जी है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, सेम फेज में होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स पर तो डिपेंड करता है, बट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने यहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो उन सबसे जो लाइट निकलेगा एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू, वो इंसिडेंट फोटॉन के लाइट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का इमिशन स्टिम्युलेटेड इमिशन कहलाएगा, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो इंसिडेंट फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन को, इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन यू न्यू पे डिपेंड करता है, तो ये पी एन एम भी क्या करेगा, अगेन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यू न्यू पे ये डिपेंड करेगा। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं n से m के लिए, और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वो कांस्टेंट में कहता हूँ b u न्यू, यही होता है, और ये इक्वेशन थर्ड आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करी एब्सॉर्प्शन के लिए, सेकंड इक्वेशन फाइंड करी स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, और थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करी है हमने जो है स्टिम्युलेटेड इमिशन के लिए।
पहले एब्सॉर्प्शन होता है, फोटोन लोअर से हायर में जाता है और जो डिपेंड करता है इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पर और साथ ही साथ इंसिडेंट फोटोन के नंबर पर। तो ये अपन ने इस कंडीशन को लिखा है, ये कांस्टेंट है आपका m से n के लिए। फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, एटम यहाँ पर कुछ 10⁻⁻8 सेकंड स्टे करता है और वापस से जब नीचे लौट के आता है तो कुछ एनर्जी को यहाँ क्या करता है, फोटोन को इमिट करता है। और बिकॉज यहाँ से यहाँ तक n to m ट्रांजेक्शन करने वाले स्पॉन्टेनियस जो इमिशन हो रहा है उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से यहाँ तक आने वाले एटम की वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब रेडिएशन निकल रहा है वो भी कांस्टेंट होगा और वो है सिर्फ इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट फोटोन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये लिख दिया मैंने। बट स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर फोटोन ऑपरेट करते हैं तो फोटोन की एनर्जी के इक्वल ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन से हमें एक फोटोन मिलता है और उस फोटोन इसके साथ में क्या होता है, सेम फेज में होता है, मतलब इसके बीच में कोहेरेंसी होती है। और इस प्रकार से ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाता है और ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल्स पर और साथ ही डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करेगा तो एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पर। तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो 3 इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, इन रिलेशंस को हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने फाइंड आउट की थी यहाँ से, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास में ये वाली इक्वेशन, मतलब PMN कितना था हमारे पास, m से n में एब्सॉर्प्शन के लिए, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं BMN और u न्यू किसके लिए था, ये था आपका एब्सॉर्प्शन कंडीशन के लिए, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। और दूसरा जो क्या हो रहा है आपका, स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा हूं, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है n से m में प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट nm पर और ये कांस्टेंट होती है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। और थर्ड जो अपने पास में क्या होता है, स्टिम्युलेटेड इमिशन आता है। तो स्टिम्युलेटेड इमिशन, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है n से m में, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, BNM और साथ में u न्यू पर ये डिपेंड कर रही है। इक्वेशन थर्ड आ जाती है। तो तीनों इक्वेशंस मैंने लिख ली और अब मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम प्रोसेस करेंगे और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, क्या रिलेशन इनमें आता है उस रिलेशन को हम यहाँ से देखेंगे।